तो आज हम जरा बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ पर। जो जानकारी हमें मिली है उस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, 1973 में इसे ये दर्जा मिला था। मतलब ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ था वन्यजीव संरक्षण में। बिल्कुल। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर, शक्ति और सुंदरता का प्रतीक। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या है। हाँ। और ये समझना भी दिलचस्प है कि आखिर बाघ को ही क्यों चुना गया, है ना? कई और भी जानवर थे। हाँ, सही बात है। तो देखो, जानकारी के हिसाब से कई वजहें थी। एक तो बाघ का जोड़ा जाना शक्ति से, भारतीय संस्कृति की गरिमा से। फिर दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ वो भारत में ही है। अच्छा। हाँ, और इससे चुनकर ये भी दिखाना था कि देश वन्यजीव संरक्षण को, मतलब जैव विविधता को, कितनी गंभीरता से लेता है। तो ये सिर्फ एक प्रतीक चुनना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की जिम्मेदारी भी लेना था। अच्छा। जानकारी में बाघ की कुछ खास बातों का भी जिक्र है, जैसे उसका वैज्ञानिक नाम। हाँ, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। और उसका रंग रूप, वो पीला या नारंगी शरीर। हाँ, सुनहरा पीला कह सकते हैं। और उस पर वो गहरी काली धारियां जो छिपने में मदद करती होंगी शिकार के वक्त। बिल्कुल, एकदम सही। और रहता कहाँ है? घने जंगल, घास के मैदान, यहाँ तक कि मैंग्रोव दलदल में भी। और शिकार? हिरण, जंगली सूअर। हाँ, नीलगाय भी, बड़े जानवर। और दिलचस्प बात यह है, जैसा जानकारी में है, कि ये ज्यादातर अकेला रहता है। अकेले? मतलब सामाजिक नहीं होते ज्यादा? नहीं, अपने इलाके के बादशाह होते हैं ये, अकेले रहना पसंद करते हैं। और इसी बादशाहत पर आप कह सकते हैं खतरा मंडरा रहा था। इसी वजह से संरक्षण की जरूरत पड़ी। हाँ, ये जरूरी है। तो वो प्रोजेक्ट टाइगर, उसका जिक्र है जानकारी में? हाँ, बिल्कुल है। 1973 में ही शुरू हुआ था ये। मतलब जिस साल राष्ट्रीय पशु घोषित किया, उसी साल। अच्छा, उसी साल। हाँ, ये बाघों की जो संख्या घट रही थी ना काफी तेजी से, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसका मकसद क्या था? सिर्फ बाघ बचाना? नहीं, सिर्फ बाघ नहीं, बल्कि उनका पूरा घर, मतलब पूरा प्राकृतिक आवास सुरक्षित करना, अवैध शिकार पर रोक लगाना सख्ती से। और स्थानीय लोग? हाँ, उनको साथ लेना, ये बहुत जरूरी था। संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी। तो अब लगभग 50 साल हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये कोशिशें कामयाब रहीं? आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। आंकड़े देखें तो जानकारी के मुताबिक 2022 में जो गिनती हुई, हाँ, उसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग 3167 हो गई। 3167? जी हाँ, 3167। और ये संख्या भारत को दुनिया में, मतलब सबसे ज्यादा बाघों वाला देश बनाती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये यकीनन प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का एक बड़ा सबूत है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन संख्या बढ़ना ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि बाघ का महत्व सिर्फ जंगल तक ही नहीं है, सांस्कृतिक रूप से भी। जी बिल्कुल, सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत गहरा है। जैसे अक्सर देवी दुर्गा का वाहन माना जाता है इन्हें, शक्ति का प्रतीक। हाँ, तस्वीरों में देखा है। और लोक कथाओं में, कला में, साहित्य में बाघ की एक अलग ही जगह है, बहुत सशक्त उपस्थिति है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जानकारी हमें यही दिखाती है कि बाघ सिर्फ एक राष्ट्रीय पशु का तमगा नहीं है। नहीं, ये भारत की जो प्राकृतिक विरासत है, जो सफल संरक्षण के प्रयास हुए हैं, और जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। सही कहा। 1973 का वो फैसला, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, और अब बाघों की बढ़ती संख्या, ये पूरी कहानी उम्मीद जगाती है, भले ही इसमें चुनौतियां रही हों। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अगर ठान लिया जाए हाँ, तो लुप्त होती प्रजातियों को बचाया जा सकता है। हमारी आबादी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, बाघों के घर, उनके रहने की जगह, वो तो सिकुड़ रही है ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, हैबिटेट लॉस। और इसी वजह से इंसानों और बाघों के बीच टकराव की खबरें भी बढ़ रही हैं। सही बात है, मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। तो आगे का रास्ता क्या हो? मतलब भविष्य में इन शानदार जानवरों और इंसानों के बीच एक सुरक्षित सह अस्तित्व कैसे बन सकता है, ये संतुलन साधना, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, इस संतुलन को कैसे साधा जाए, इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत